दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 9वें पार्ट में, यानी कि बिहार स्पेशल वन लाइनर करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज चल रही है ये इसका 9वां पार्ट है। इससे पहले 1 से 8 पार्ट ऑलरेडी आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपका छोटा हुआ है तो इसे जरूर देखिएगा। ये एक क्विक रिवीजन है आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, विशेष रूप से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। आज के सेशन की हम शुरुआत करें, आपको हम ये पुनः याद दिला दें, ये सभी चीज़ें जो खास करके आपके समक्ष यहाँ हम रख रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, ये चीज़ें अच्छे से आपको हम पढ़ा चुके हैं, एकदम विस्तार से, एकदम डिटेल में। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें इस तरह से हमने आपको पढ़ाया है कि ऐसा संग्रह आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये 6 घंटे की क्लास है, पूरी जानकारी, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। प्लस इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ फाइल को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के कोर्स और बीपीएससी वाले कोर्स में भी ये आपको उपलब्ध कराया गया है। जो लोग लिए हुए हैं तो बस आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बेहतर होगी। चलिए अब यहाँ पर आज के इस क्लास में एक्चुअली अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो 401 नंबर तक प्रश्न वहाँ हमने देखा था। तो अब यहाँ पर 402 नंबर सवाल है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये 1 से 12 अप्रैल 2026 तक बिहार के राजगीर स्थित नवनिर्मित राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी सह खेल परिसर में किया गया। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार की धरती पर यह आयोजित हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में ये जिला पूछा जाए, चूंकि बिहार में राजगीर कोई जिला नहीं है बल्कि नालंदा जिला है, तो उस स्थिति में अगर जिला पूछा जाएगा तो नालंदा आप आंसर करेंगे। प्लस ये इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था और कब से कब तक आयोजित हुआ, जो यहाँ अभी देख रहे हैं 1 से 12 अप्रैल तक जो राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी सह खेल परिसर जो भी हाल ही में बना है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। 403 नंबर सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक खेलो इंडिया, अच्छा ये देखिए प्रथम संस्करण है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, इस अवधि में यहाँ पर आयोजित हुआ है। और बात अगर हम करें पदक तालिका की तो अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ, 2 बार बिहार लिखा गया है। तो पदक तालिका में बिहार देखिएगा 1 गोल्ड 1 सिल्वर, यानी कि 2 पदक यहाँ बिहार ने अपने नाम किया, 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। और पदक तालिका में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यानी कि जनजातीय खेलों में देखेंगे बिहार 19वें स्थान पर रहा है। अगर बात करें यहाँ पर, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण है, छत्तीसगढ़ ने इसकी मेजबानी किया है। तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण यानी कि 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ओवरऑल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये कुल 38 पदकों के साथ अपने नाम किया है। 405 नंबर सवाल देखिएगा, भाजपा द्वारा यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक गांव बस्ती चलो अभियान चलाया गया। अब इस अभियान को चलाने का उद्देश्य क्या था वो चीज हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये अवधि ध्यान रखिए 7 से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक। अब देखिए भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य रहा बेसिकली जन संपर्क बढ़ाना तथा केंद्र और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये सारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, इस उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये अभियान चलाया गया, गांव बस्ती चलो। उसके बाद देखिएगा 406 नंबर सवाल, वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन था, मतलब कौन है इस समय इस पद पर, तो संजय सरावगी हैं। 407 नंबर सवाल जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आए थे। बेसिकली यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें हमने ये भी जोड़ा है कि ये जो पार्टी है पुरानी भारतीय जनसंघ है जो 1951 में स्थापित किया गया था, उसी को एक नए सिरे से गठित किया गया, उसी का एक नया रूप है। अगला पॉइंट देखिएगा 408 नंबर, एक नई अपडेट है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बिहार से भी ये खास करके बेसिकली संबंधित है। वर्तमान में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो बिहार के नितिन नवीन हैं। 20 जनवरी 2026 को वो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। और भाजपा के इतिहास में अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, यहाँ पर एक अपडेट ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो ऐसे में वो अपना बांकीपुर विधानसभा सीट से, जो खास करके विधायक थे, पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुल 6 बार यहाँ से वो विधायक बने हैं। तो अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, जो बांकीपुर सीट पर जो चुनाव की बातें चल रही है, जो एक प्रकार का उपचुनाव है, 30 जुलाई 2026 को होना है। ये चीज़ आपको मालूम है ना? ये चीज़ें अभी ज़्यादा मीडिया में चल रही है। तो बेसिकली इसके पीछे यही रीजन है कि इन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया था। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। 409 नंबर सवाल देखिएगा। तो ये 409 नंबर सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 100 संस्थापक और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब थे। एक्चुअली यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई तो इस वजह से ये आपके बीच हमने रख दिया। अगले पॉइंट में देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 21 सितंबर 2025 को इंदौर मध्य प्रदेश में शून्य से शतक, इनके सम्मान में एक स्मृति समारोह इस नाम से आयोजित किया गया था। शून्य से शतक इस नाम से। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे और वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2015 में भारत सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। हालांकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 में, फिर 1998 में दूसरी बार बने, फिर अगले साल इन्होंने पुनः यहाँ पद का शपथ लिया था, मतलब इस पद पर नियुक्त हुए थे। 1999 में 3 बार वो प्रधानमंत्री बने थे, है ना? इतनी बातें ध्यान यहाँ पर रखिएगा। आइए अगले सवाल पर। 412 नंबर सवाल है कि 10 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया और उन्हें राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में शपथ दिलाई है। दोस्तों, ये चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे, क्योंकि अभी आपको ये देखने को मिलता है कि नई सरकार का भी गठन, यहाँ सरकार तो नहीं बोलिए, एक नए चेहरा के रूप में आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप यहाँ पर नीतीश कुमार की आप यहाँ भूमिका देखते हैं, के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में बेसिकली। तो 10 अप्रैल 2026 को ये शपथ ग्रहण किए हैं और शपथ ग्रहण उन्हें किन्होंने दिलाया? तो सभापति राज्यसभा के जो है सीपी राधाकृष्णन। ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़िए। अप्रैल 2026 में बिहार के पटना स्थित बापू टावर तथा वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप को, मतलब इन तीनों स्थलों को 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे कि बिहार के भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, जो अवार्ड है ये बेस्ड कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। इस कैटेगरी में 2026 में 17वां संस्करण में ये बिहार में आपको देखने को मिलता है कि बापू टावर और वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप को सम्मानित किया गया है। वहीं अगले पॉइंट में देखिएगा, अब इसको लेकर हम थोड़ा सा चर्चा किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 414 नंबर में बापू टावर की अगर हम बात करते हैं तो गर्दनी बाग पटना में स्थित है। आपको यह ध्यान रखना है, गर्दनी बाग पटना में स्थित महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों पर आधारित है, जिसका उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। दोस्तों, बापू टावर और बापू परीक्षा परिसर में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर देखिए बापू परीक्षा परिसर की अगर हम बात करते हैं तो कुम्हरार पटना में है और इसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार द्वारा ही किया गया था 23 अगस्त 2023 को। ये 23 अगस्त की बात अगर हम करें तो चंद्रयान 3 से संबंधित है। 23 अगस्त की स्टोरी जो है चंद्रयान 3 से, एक प्रकार से आप ये डेट चंद्रयान 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये किस रूप में इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप पे हम छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है, जरा बताइएगा 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहा। अब यहां पर देखिए एक जो कंफ्यूजन की बात हम कर रहे थे, इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, बापू परीक्षा परिसर और बापू टावर में जो कंफ्यूजन का आधार है वो स्थल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखने का ट्रिक हमने आपको बताया था, जैसे गर्दनी बाग में जो गर्दन शब्द यहाँ से थोड़ी बहुत आपको एक प्रकार के यहाँ देखने को मिलता है कि इसमें गर्दन शब्द छुपा हुआ है, तो गर्दन में ऊंचाई होती यानी कि हाइट होती है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि टावर में भी हाइट होती है ना, टावर में भी ऊंचाई होती है और गर्दन में भी, तो दोनों को रिलेट कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा हिंट है और ये थोड़ा मजेदार भी है, आपको याद रहेगा। वहीं बापू परीक्षा परिसर की बात करें तो कुम्हरार पटना में। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखिए, जो बात हम कर रहे थे
CIDC पुरस्कार को लेकर 17वें संस्करण को लेकर, तो CIDC का जो पूरा नाम होता है ये होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ये मतलब CIDC पुरस्कार जो दिया जाता है ये CIDC द्वारा दिया जाने वाला ये विश्वकर्मा अवार्ड निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अभी तो 17वां को लेकर आपको हमने जानकारी दिया, लेकिन दोस्तों जरा गौर कीजिएगा 14वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2023 में बिहार को अंजुमन इस्लामिया हॉल के सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना श्रेणी में मतलब मिला था। अंजुमन इस्लामिया हॉल को, जो एक प्रकार से इसका जो नए सिरे से गठन किया गया है अशोक राजपथ के उत्तरी छोर में गंगा नदी के किनारे, एकदम किनारे तो नहीं मतलब अशोक राजपथ पर ही आप देखते होंगे, जरा गौर कीजिएगा इसे एक अलग सिरे से नए तरीके से इसे स्थापित किया गया है। अब अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात करें तो वही लिखा हमने पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ था। द सेम ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। यहाँ देखिए ये बैनर के कारण ये थोड़ा ढक गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1885 28 दिसंबर को वही वो तिथि है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अभी जो हम बात कर रहे थे भाजपा की, तो भाजपा की स्थापना 1980 में हुई है। अगले सवाल पर आइएगा, 419 नंबर यहाँ सवाल आप देख रहे हैं कि सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वैनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। हालांकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। यहाँ से कन्फ्यूजन का आधार कई बार होता है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखें। अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना उसी वर्ष 1934 में हुई थी जिस वर्ष बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था। ये चीज यहां ध्यान रखिएगा। अगला 420 नंबर पॉइंट है, सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और वे बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। हालांकि बिहार में गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन एक स्वतंत्र चेहरा के रूप में सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं, मतलब भाजपा की दृष्टिकोण से। 421 नंबर सवाल है कि मई 2026 में गठित बिहार मंत्रिमंडल में विजय चौधरी यानी कि विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नोट कीजिएगा यहां पर सिन्हा नहीं है बल्कि चौधरी है। सिन्हा को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, विजय कुमार सिन्हा इसमें बिहार के कृषि मंत्री हैं। अगले सवाल पर आइएगा। सवाल है कि नासा ने वर्ष 2014 से 2022 के बीच पृथ्वी की रात की रोशनी का एक नया ग्लोबल मैप जारी किया है। इस मैप में बिहार और उत्तर प्रदेश में रात की रोशनी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जो नासा का ये मैप अभी जारी हुआ है, नया ग्लोबल मैप, ये बेसिकली लाइट का ही यानी कि रोशनी का, रात की रोशनी का एक प्रकार से आकलन करता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि 9 वर्षों का डेटा है, 2014 से 2022 तक का। तो यहाँ देखने को मिलता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि रोशनी में हुआ, जो कि शहरीकरण, बिजली की उपलब्धता और आर्थिक विकास की ओर एक प्रकार से संकेत करता है। इसमें एक दो पॉइंट और है, आइए हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे अगला पॉइंट है कि नासा के इस अध्ययन में लगभग 16 लाख यानी कि 1.6 मिलियन सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया गया है, जो कि लगातार 9 वर्षों तक हर रात एकत्र की गई है। और वही सारे 16 लाख इमेजों को एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसका एक प्रकार से आकलन करते हुए, इसका विश्लेषण करते हुए ये एक प्रकार से मैप जारी हुआ है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये मैप की बात करें तो हमने करंट अफेयर्स के जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास चलती है या फिर जो 6 घंटे का हमने क्लास लिया है वहाँ पर आपको दिखलाया है। इस वन लाइनर सीरीज में आपके समक्ष हमने इमेज वगैरह नहीं रखा है। फिलहाल यहाँ अगला एक और पॉइंट है कि नासा के इस ग्लोबल मैप के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत, चाइना, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो सुनहरे दिखे हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जो रोशनी जो है ये खास करके बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ है, ये देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ हमने लिखा भी है रोशनी बढ़ने का एक संकेत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यूरोप के अधिकांश क्षेत्र बैगनी दिखे हैं, जिससे वहां रोशनी में कमी होने का संकेत मिलता है। क्लियर है? आइए अगले सवाल पर देखिए। यहाँ पर अगला एक दो पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिखा है सम्राट चौधरी के बारे में। देखिए ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। अभी हमने एक पॉइंट में रखा था कि सम्राट चौधरी बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण
से पहले मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन दोस्तों ये भी नोट कीजिए, यहाँ 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है। हालांकि इतिहास में भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता है, उसी पॉइंट को यहाँ पर एक अलग तरीके से हमने रखा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ हम ये भी देखेंगे कि सतीश प्रसाद सिंह बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल बिहार के इतिहास में सबसे कम रहा है, और वे 3 से 4 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। नाम याद रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए 427 नंबर, कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के छात्र आदिल नौशाद खान, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। आदिल नौशाद खान ने अपने स्टार्टअप आइडेंटिफाई के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भारत इनोवेशन चैलेंज 25-26, जो कि इंडिया बिगेस्ट ब्रेन मैराथन के नाम से प्रसिद्ध है, तो इस प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में जूरी स्पेशल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। आदिल नौशाद के स्टार्टअप का नाम क्या है? तो आइडेंटिफाई, और किस प्रतियोगिता में, किस स्तर का ये प्रतियोगिता है और ये किस जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसमें एक जानकारी और आपको हम दे दें कि भारत इनोवेशन चैलेंज 25-26 यानी कि इंडिया बिगेस्ट ब्रेन मैराथन, जो कि देश भर के युवाओं के लिए नवाचार अर्थात इनोवेशंस को बढ़ावा देने का एक प्रकार का राष्ट्रीय और प्रतिष्ठित मंच है। इसका जो ग्रैंड फिनाले है, जो यहाँ पर आप तिथि देख रहे हैं, 17 से 18 अप्रैल 2026 को पंजाब में स्थित जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है यानी कि LPU में ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा, बिहार की राजनीति से संबंधित खास करके जदयू नेता हैं हरिवंश नारायण सिंह। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, मूल रूप से जो इनका संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है, लेकिन यहां हमने क्या लिखा है, बिहार की राजनीति से संबंधित, जदयू से संबंधित है। इनको 17 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सभापति नहीं, नोट कीजिएगा, उपसभापति के रूप में निर्विरोध तीसरी बार चुना गया है, और इस तरह से एक रिकॉर्ड बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां हमने वही पॉइंट 430 नंबर वाले पॉइंट में लिखा है कि हरिवंश नारायण सिंह, जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, तो ये भारतीय संसदीय इतिहास में लगातार 3 बार राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। पहली बार 2018 में, दूसरी बार वर्ष 2020 में, और अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार 2026 में वे इस पद के लिए चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश नारायण सिंह की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू से संबंधित है, जो बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। अगला 432 नंबर पॉइंट यहाँ देखिएगा, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, 1-2 पॉइंट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच हमने रखा, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि राज्यसभा सांसद अभी बने हैं नीतीश कुमार, तो इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के उपसभापति का मुख्य कार्य सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना होता है। देखिए, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ना, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बात हम कर रहे हैं सभापति की, और अभी कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, 433 नंबर पॉइंट में भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन, तो भारत के उपराष्ट्रपति। जब ये अनुपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उपसभापति ये कार्य संभालते हैं, मतलब जो संचालन होता है सदन की कार्यवाही का, वो देखते हैं। अब यहां पर अगला 434 नंबर पॉइंट है, वही पॉइंट की वर्तमान में CP राधाकृष्णन राज्यसभा यानी कि उच्च सदन के पदेन सभापति हैं। मैंने आपको बोला, वही पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, ब्रैकेट में हमने उच्च सदन इसीलिए लिखा है क्योंकि राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। अगला 435 नंबर सवाल है, हाल ही में बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले परिवारों को, जो भी मतलब इसके पात्र परिवार होंगे, इस कानून के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कोयला उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सामने आया था, और इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रत्येक जो राशन कार्ड धारक हैं, जो बेसिकली पात्र राशन कार्ड धारक हैं, जिनको ये सेवा मिलती है, उनको प्रति माह 100 किलोग्राम कोयला देने की बात कही गई थी। और ये जो संकट है, ऊर्जा संकट, जो होमरूज जलडमरू मध्य को लेकर खास करके ये चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं, तो फिलहाल ये ध्यान रखिए, वहाँ जो खास करके प्रतिबंधित किया गया है, तो चीज़ों को लेकर जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुई थी उसी दौरान ये घोषणा हुआ था। फिलहाल ये प्रक्रिया संचालित हो भी रही है या फिर नहीं, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला 436 नंबर पॉइंट है कि बिहार, जो कि फरवरी 2026 में, यहाँ देखिए ब्रैकेट में हमने एक यहाँ पर लिखा फरवरी 2026, ये तिथि यहाँ पर जो महीना हमने लिखा, एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 19 फरवरी होगा। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये डेट याद रखिए, 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को बिहार ये खास
खास करके नक्सलवाद मुक्त घोषित हुआ था। तो बिहार के बाद अभी हाल ही में 11 अप्रैल 2026 को तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अभी यहाँ पर ये डेट भी दोस्तों बिहार के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो अंतिम माओवादी था सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकिम, इन्होंने मुंगेर में आत्मसमर्पण किया था। इनके ऊपर 3 लाख का इनाम था और आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी सरेंडर किया था, जिसके बाद बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया। देखिए बिहार के 24वें मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई थी 22 अप्रैल 2026 को, और 22 अप्रैल को जो बैठक हुई यहां 22 प्रस्तावों को मंजूरी दिया गया। और ये प्रस्ताव बेसिकली शहरी विकास, यहां ध्यान दीजिए, ये शहरी विकास, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, धार्मिक पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और सीमा सुरक्षा पर केंद्रित रहा है। अब इसको लेकर चीजें आप यहां पर चाहे तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, इसमें एक घोषणा ये सामने आती है कि बिहार में 11 नई ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किया जाएगा, जो कि पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में होगा। देखिए सैटेलाइट टाउनशिप की बात करें तो मुख्य शहर से कुछ ही दूरी पर होता है, मुख्य शहर पर, ताकि लोड कम पड़े, पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पर जो हो रही है मुख्य शहर पर, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल हो, मतलब शहर का फैलाव हो। हालांकि सैटेलाइट टाउनशिप को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। हालांकि मेंस वाले कोर्स में, बीपीएससी मेंस का एक कोर्स हमारा चलता है बीपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी को लेकर करंट अफेयर्स का, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलता है। वहाँ पर उस क्लास में इसको हम एकदम मेंस के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाएं, अच्छे से चीज़ों को समझा भी दिए हैं। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें प्रीलिम्स का मटेरियल आपको मिल जाता है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ उस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल है समस्तीपुर बिहार के लाल, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। 2026 जो कि 19वां संस्करण था आईपीएल का, 19वें संस्करण में सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया था। हालांकि दूसरा सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड जो है वो वैभव सूर्यवंशी के ही नाम है। आपको ध्यान रखना 2025 में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध इन्होंने महज 35 गेंद पर लगाया था। तो 2026 का जो 19वां एडिशन था, यहाँ पर भी 35 गेंद में ही ये हमें देखने को मिलता है एसआरएच के विरुद्ध, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध। बात यहाँ पर यह भी है कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो समस्तीपुर से। अगला प्रश्न 439 नंबर यह है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक का जो रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, इनके नाम है, जिन्होंने 2013 में, आपको ध्यान रखना, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ, ये तो आरसीबी से संबंधित है, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में ये 100 रन, शतक मतलब होता है 100, तो 100 रन का आंकड़ा इन्होंने पार किया था, है ना। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक था। अगला सवाल देखिएगा, सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का जो आयोजन है, यह बिहार के ऐतिहासिक शहर गया जी के गांधी मैदान में 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक किया गया। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न को आपके एग्जाम के लिए सेट करूं तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा कठिन बना सकता हूं और कंफ्यूजन होगा, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इसको गलत ही कर देंगे। देखिए सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है बिहार के गांधी मैदान में किया गया। अब ये गांधी मैदान जो है वो बिहार के किस जिले में है जहां पर ये आयोजन हुआ है? अब देखिएगा, पहले ही विकल्प में हम पटना देंगे क्योंकि पटना में भी तो गांधी मैदान है, तो प्रश्न को इससे और भी हम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बात दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं गया जी की, और ये कब से कब तक आयोजित हुआ और किस उद्देश्य से आयोजित हुआ। और ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय एमएसएमई मंत्री यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा किया गया। अगला 441 नंबर प्रश्न है कि बिहार के नए वो 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट के मंत्रिमंडल में, देखिए अब कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, तो नए कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ 35 मंत्री को ये विभिन्न विभागों की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इसमें अगर देखें, अगर मुस्लिम दृष्टिकोण से, तो मुस्लिम समुदाय से केवल एक ही मंत्री इन 35 में से आपको दिखेगा जिनका नाम है मोहम्मद जमा खान, जो कि जदयू दल से है। और विशेष बात यह है कि इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 35 मंत्रियों में से मंत्रिमंडल में कुछ 5 महिला मंत्री शामिल है ना, कुल मिला के 5 महिला मंत्री, ये चीज यहां आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। एक वीडियो हम जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको उपलब्ध कराएंगे कि बिहार में जो नई सरकार का या फिर जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें कौन विभाग की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है। और ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तैयार रहिएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, कल तक संभवतः ये आपको मिल जाएगा। और ये आज की क्लास में जो PDF को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग इसको इस कोर्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। BM ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हुए तमाम चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।